me introduce today's topic of career counseling, and that is how to crack competitive exams, that is CUET and UPSC. And it will be taken by Mr. Mohit Tikku. Mr. Mohit Tikku is a faculty of civil services UPSC. He is a career counselor and an economist too. Today is all about exploring opportunities, discovering your passions, and finding the right path for your future. So please, it's a request to take advantage of the resource available, to ask questions and take the most of the quiz. Your journey to a successful career starts here. So enjoy and have a great day. Mr. Mohit. इसके सेमिनार अटेंड किए थे करता हूँ जब वहाँ एक बार थर्ड क्लास का बच्चा भी आया था, बाद में पता चला वो अपनी मम्मी के साथ आया। अब सवाल ये नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक कैसे करेंगे, सवाल ये है कि आप करियर कैसे अपना सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी को देखें, यानी कि ज़्यादातर लोगों को अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग अपने काम से खुश नहीं है। पूछना कभी किसी से जो काम कर रहा होगा, वो कहता है मजा नहीं आ रहा, कुछ और करना। हमारे हिसाब से एक जॉब जो आइडियलिस्टिक होती है, उस जॉब को जो कर रहा होगा कभी उससे उसका ओपिनियन लेना, उसकी राय लेना, कहता है कुछ अच्छा नहीं कर। मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पे लोगों ने IAS की जॉब छोड़ के टीचिंग में आ गए, डॉक्टर की जॉब छोड़ के बिजनेस में आ गए, इंजीनियरिंग छोड़ के अपना टूरिज्म का होटल चलाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि हमें करना क्या है ना। बनने की बात तो दूर है, यहाँ पे हो सकता है कईयों का एम डॉक्टर बनने का। कितने लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? 3-4। कितने लोग जो IAS बनना चाहते हैं? और कितने लोग जो आर्मी या किसी और पे बनना चाहते हैं? ओके फाइन, मतलब मिली जुली सरकार है यहाँ पे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमें करना है, क्या हम एक्चुअल में करना चाहते हैं? देखिए आप अभी 10th में है, 9th में, जैसे मैं बिल्कुल बता रहे थे, अभी आप सिस्टम की दौड़ में आना शुरू हो जाएंगे। मतलब ऐसा है कि जैसे ही आपकी 10th खत्म होगी, आपके बहुत सारे रिश्तेदार आ जाएंगे जो आपके करीबी होंगे, फिर वो आपको ऐसी ऐसी सलाहें देंगे जिससे आपकी बर्बादी में वो कोई आगे छोड़ना नहीं चाहेगा। एक नंबर की डिस्ट्रक्टिव एडवाइस होगी। क्यों? जो एडवाइस दे रहा है, कभी आप उनसे पूछना कि आप क्या बनना चाहते हो, उनको खुद नहीं पता। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं UPSC की तैयारी कर रहा था। UPSC की तैयारी करते करते 3 साल के बाद मुझे ये पता चल गया कि मैं IAS नहीं बन सकता। मेरे को झूठ बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए आज के टाइम में क्या होता है कि मैं यहाँ पे आऊँ, मैं आपको झूठ बोलूँ, झूठी मोटिवेशन दूँ, आप ताली मारते मारते घर चले जाए, नक्शा ये निकलेगा ना मैं आपको कुछ सिखा पाया और ना आप आपको सीखते। मेरे को झूठ बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को आर्मी का बड़ा इंटरेस्ट था, 3-4 बार उसके इंटरव्यू से निकला। IAS बनने का शौक मेरा नहीं था। मेरे घर वालों का काफ़ी प्रेशर होता था, और वो प्रेशर क्यों होता था? क्योंकि मेरे कई रिश्तेदार KS और IAS बन गए। आपके ऊपर भी होगा, जब आपका ही कोई रिश्तेदार, कोई बगल का बच्चा कोई डॉक्टर बन जाएगा, तो आपके मम्मी या पापा, उन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा और आपके ऊपर अपना हाथ साफ करेगा, बोलेगा बेटा आप तो तेरे को भी डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी कोई वैल्यू नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी डॉक्टर के घर पैदा हो गए हो, फिर तो आपका कोई और करियर हो नहीं सकता। ये सच्चाई। मैं टीचर हूँ, मैं चीज़ें देखता हूँ, जो देखता हूँ वो बोल रहा हूँ, अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, कोई भी बनी बनाई बात में नहीं बोलता। सवाल जो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि पहला कि हम बनना क्या चाहते हैं। सवाल यही है। मैं आपको जितने भी बच्चे वहाँ पे बैठे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कई बार सेमिनार में सेमिनार में मैं बोल चुका हूँ बच्चों की क्या बनना चाहता हूँ। कोई क्योंकि खड़ा के बोल देता कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर जब मैं उसको पूछता हूँ कि क्यों बनना चाहते हो, उसका कोई रीजन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। क्यों?
क्योंकि जिस बेस पे, जिस आधार पे उसने ये सोच बनाई थी, वो बेस ही गलत था। क्योंकि उसका बेस गलत था, इसलिए उसने जो करियर सेलेक्ट किया वो करियर भी गलत था। अब इससे पहले भी एक सवाल आता है, एक तो आगे ना हम डॉक्टर क्यों बने, मेरी आवाज सब तक आ रही है? एक तो आता है कि हम IAS क्यों बने, या TS क्यों बने, या नीट क्यों क्लियर करें। उससे पहले एक सवाल आता है कि वो करे कैसे, है ना? कोई भी चीज करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसका रास्ता क्या है। तो जो उसका रास्ता है, क्या हम उस पे चलने के लिए तैयार हैं? जैसे आप लोग आज इस ऑफिस में आए हैं तो एक रास्ते से ही आए होंगे, है ना? जनरली सोसाइटी में जिस तरीके से मैं देखता हूँ, मेरे को दो तरीके की कैटेगरीज मिलती है। एक वो मिलती है जो बड़ी जल्दी मोटिवेट होती है, बच्चों का वो मेरे को सेगमेंट मिलता है जो बड़ी जल्दी मोटिवेट होता है, 4-5 दिन तक मोटिवेट आता है और 6वें दिन मोटिवेशन निकाल गिर जाता होता है ना। एक वो होता है जिसको जितना मर्जी जोर लगा लो मोटिवेट ही नहीं होगा। अब किसी भी चीज को पाने के लिए ना आपको ज्यादा मोटिवेट होना और ना पूरा ही नीचे रहना, आपको सामान्य स्तर पे रहना है कि आपको बैलेंस बनाना, बीच में रहना। बीच में रहने के लिए आपको जो चीजें चाहिए वो सबसे पहली है खुद पे विश्वास करना। आप सारे बच्चे हैं, आज जो एजुकेशन सेक्टर है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, एक लेक्यूना आ गया। वो प्रॉब्लम ये है कि ईगो एक डेवलप हो चुका है। बच्चे, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक ईगो आ चुका है, अहंकार। उस अहंकार की वजह से ना अध्यापक सिखा पाता है और ना विद्यार्थी सीख पाता है। आप एक बात समझ रहे हैं? टीचिंग जो है या जो लर्निंग, टीचिंग एक लर्निंग प्रोसेस। जब तक आप उसमें कुछ सीखेंगे नहीं तो आपको पता कुछ नहीं चलने वाला। और लर्निंग के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है आपको अपना ईगो डाउन करना पड़ता है ना। कई बार टीचर आपको कुछ बोल देते हैं, आप बात दिल पे ले लेते हो, फिर घर में जाके मम्मी पापा को सुना देते हो और वो भी ऐसे बोल बोल करके सुनाते हो, टीचर खुद परेशान होता है तो मैंने बोला ही नहीं था, पता ना। दूसरा, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, कई बार टीचर भी गलत होते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि यार मैं अक्सर गलत होता हूँ, तो जहाँ मैं गलत हो जाऊँ आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। क्योंकि टीचर खुद में एक लर्नर है। एक टीचर जहाँ पे सीखना बंद कर देता है उसकी टीचिंग वहीं पे खत्म हो जाती है, ये मेरा मानना है। हम किसी से भी सीख सकते हैं, हम किसी से भी सीख सकते हैं, कहीं पे भी सीख सकते हैं अगर हमें सीखने की इच्छा हो। ठीक, अब सवाल जो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि हम क्या बने, हम क्या बने। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो करियर अभी तक, जब मैंने सवाल पूछा वो काफी सोच समझकर सिलेक्ट किया है, तभी उसने वो जवाब दिया। आप जो मैं बोलूंगा उसका जवाब दीजिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुनी सुनाई बातों पे एक अपना एम और एम्बिशन बना लिया और मैंने पूछा उन्होंने बता दिया। कितने ऐसे हाथ खड़े करना। आप सबने जो अपना एम है पीछे डिसाइड किया, डॉक्टर को बनना चाहते हैं आप बनना चाहते खड़े हो, कोई बात नहीं, डरने वाली बात। क्या नाम है आपका? अंकिता। कहाँ, कौन से स्कूल से हो? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों? अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ क्यों। ऐसे आप पूछ लो टीचर क्यों बनना चाहते हो, आप टीचर क्यों बने सर? मैं इसलिए बोला मेरे को टीचिंग एक्सप्रेस कर सकती है, एक्सप्रेस करती है और इसके सिवा मुझे और कोई काम नहीं आता है अगर मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे और कोई काम खुश नहीं करता। आप नहीं कोई कर, मैं यही बोल रहा हूँ, आप लोगों को मेरी बात समझ आई। मैं यही आपसे कह रहा हूँ
कि जो चीज आपने सोची है उसका कोई बेस नहीं है। कर जाओगे, मम्मी फुलके बनाते बनाते बोल देगी कि डॉक्टर बन जा, और तुम मान लोगे। मम्मी खुद बेचारी फुलके बना रही, उसको खुद नहीं पता क्या बनना था। अब क्योंकि मम्मी है तो एडवाइस तो माननी पड़ेगी, नहीं तो मम्मी फिर पूजा भी करती है बच्चों में, करती है ना। चलिए, अब ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि इन चीजों पे फोकस करना बड़ा जरूरी है कि हमें क्या बनना है, किस तरीके से बनना है और उसका क्या। जब आप ये सिलेक्ट कर लें कि आपने क्या बनना है, तो उसके बाद एक बात ध्यान में रखें कि कोई भी चीज अगर आपको, किसी भी चीज में अगर आपको आगे जाना है या अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उसका एक कंसिस्टेंट एफर्ट होता है। कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो आप अपने अंदर अगर रखेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बड़े विश्वास से बोल सकता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज बैलेंस से चाहें, एक सिंसियरिटी से चाहें, तो आप बन सकते हैं। आप दुनिया की कोई भी ताकत कुछ बनाने से नहीं रख सकते। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे 10th में टोटल 60% थे, 12th में टोटल मेरे 47%, 47। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। कारण सही टाइम पे सही टीचर नहीं मिले, कारण गाइडेंस नहीं मिली, और कारण अगर गाइडेंस मिल भी गई तो उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं मान सकता हूँ कि आप पे हो सकता है अपने टीचर के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती कम हो। मुझे पता है अक्सर बच्चे जो है एक बार टीचर्स के सामने ऐसे बोल देते हैं, पता नहीं पीछे से इतना प्यार करते हैं, अक्सर ऐसा बच्चे डिस्कस करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात, मगर कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो आपको गाइड करता होगा, कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो आपको काउंसिल करता होगा। जरूरी नहीं है वो आपका टीचर ही, जरूरी नहीं है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे 100 चीजें बता रहा हूँ, मैं और 1000 चीजें बता सकता हूँ। आप लोग कुछ सीख के जाएंगे। मैं आपका कौन सा टीचर हूँ? हो सकता है आप में से कोई मेरा टीचर हो, मैं सीख लूँ आप में से कुछ कि भाई किस तरीके से बिहेव करना था। मैं असलियत में आप लोगों की असलियत बताऊँ तो मैं बड़ा सुस्त टाइप का बंदा हूँ। मेरे को एक ही काम, 2 काम आते हैं, पढ़ना और पढ़ाना, और मुझे कुछ नहीं आता। ये सच्चाई मेरी होगी, अक्सर मेरे को घर में दोस्ती रहती है कि तू काम ही नहीं करता। सच्चाई है, मेरा काम ही 2 है, पढ़ना और पढ़ाना। आप मेरे को जितना मर्जी बोलो, मैं पढ़ लूंगा तो पढ़ा लूंगा, उसमें मेरे को कोई वो नहीं है। आप 2 बजे आपको फोन करूंगा, मैं समझा दूंगा काम ही नहीं होता, पढ़ने से और तो नहीं हो रहा कोई, अच्छी बात है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से कोई भी बोर नहीं हो रहा, और अगर आप कोई बोर हो रहा होगा तो उसका जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया मैं बोर नहीं हो रहा। आप मुझे कोई दोष मत देना है, सही है। चलो, अब सवाल है कि हम सीखेंगे कैसे, किससे सीखें, सिखाए कौन, और हम करियर में करें क्या, ये सवाल है। आप में से जो भी 9th 10th में 8th में अगर कोई भी अभी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे ही 11th में पहुंचोगे आपके ऊपर रिश्तेदारों की तलवारें आ जाएंगी। मम्मी पापा उनके इन्फ्लुएंस में होंगे, क्योंकि उनमें से किसी का भाई भतीजा चाचा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, या गवर्नमेंट जॉब में पता है केस दे दिया होगा, और उसको देख के मम्मी ने ये प्रण ले लिया कि अब मेरा पुत्र जो है ये तो IAS ही बनेगा। पुत्र बनाना चाहता है, स्पोर्ट्स में भागना चाहता है, मम्मी कह रही है स्पोर्ट्स में करियर ही नहीं है, क्योंकि मम्मी ने गोल्ड मेडल ऑलरेडी ले लिया हुआ है ना। आप एक बार इमेजिन करके देखो। मैं कल फिल्म, मैं थोड़ी देर पहले फिल्म देख रहा, मैं जनरली देखता नहीं, मैं वो फिल्म देख रहा था, धोनी की फिल्म देख रहा था मैं। धोनी, अब उस फिल्म से जो मेरे को सबूत मिले, मुझे नहीं पता कि असली लाइफ में वो है कि नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिल्मों में मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भरोसा नहीं करता। स्टीरियोटाइप थिंकिंग अगर आप समझते होंगे, हमारा क्या है कि हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हम परसीव कर लेते हैं। जैसे अगर कोई मोटा होगा तो पक्का मोमोज खाता होगा, किसी ने ऐनक पहन ली तो टॉपर होगा। मेरे को देख के अक्सर बोलते ही घर में ज्यादा साफ करते हो। मेरे कहने का मतलब है स्टीरियोटाइप थिंकिंग। कोई कुछ बोलना चाहता तो बोल, स्टीरियोटाइप थिंकिंग। उसमें मैंने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी पहले टिकटें बेचता था, वो रेलवे स्टेशन पे काम करता था, वो टिकटें बेचता था। अब एक चीज को समझो, फिर मैंने देखा कि ये टिकटें क्यों बेच रहा है। मैंने उस कहानी को, उस फिल्म को थोड़ा रिवर्स भी किया,
पता चला वो भी मम्मी के इन्फ्लुएंस में ही था, मम्मी पापा के इन्फ्लुएंस पे अच्छा खासा स्पोर्ट्समैन रेलवे में पढ़ा हुआ था और माँ बाप यही कहते सरकारी नौकरी है। अब 2 मिनट के लिए सोचो, अगर धोनी आज भी टिकटे ही बेच रहा होता तो हम कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स वेस्ट कर देते इस इंडिया के लिए, है ना? कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स हम वेस्ट कर देते। हो रहा क्या है, खासकर हमारी सोसाइटी में हम सारे धोनी ही हैं, मगर बदकिस्मती से हम सारे रेलवे स्टेशनों में पड़े हुए हैं। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन रिफॉर्म्स से पहले जो अवसर थे नौकरियों के वो काफी कम थे, लेकिन 1991 के बाद अवसर खुल गए। आपने देखा होगा आज के टाइम में कोडिंग सीख लो, है ना, यूट्यूबर बन जाओ। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यूट्यूबर बनने के लिए, मैं बता रहा हूँ इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ठीक है ना। और भी बड़े सारे, कोई अपने एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है ना, कोई छोटे छोटे स्टार्टअप खोलने में लगे हुए हैं। और आपके जैसे बच्चे तो बड़े खतरनाक हैं, जो अक्सर जो आपके आगे की जो जनरेशन है वो आपको समझ नहीं पाती। आप मम्मी पापा को बोलोगे मैं इन्फ्लुएंसर बनना है, उन्होंने बोला यही करना है तो घर से निकल जा, है ना। आजकल के इस दौर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, ये मैं मान के चलता हूँ। सवाल अब यहाँ से शुरू होगा, जब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, अब हमें कैसे पता चले कि हम क्या करें। और मैं फिर से बता रहा हूँ, रिश्तेदारों के भरोसों में मत बैठना। मेरे को एक टीचर मिला था जिसकी वजह से मेरी डायरेक्शन बदली, मेरे को एक टीचर ने गाइड किया था जिसकी वजह से मेरी डायरेक्शन बदली। और वो टीचर नहीं मिलता तो मैं भी शायद, आप कहीं होता मैं भी नहीं मिलूंगा, कोई टीम लीडर होता, कोई सेल्समैन होता, ऐसा नहीं। समझा नहीं बात? सीखने का जो हमारा सबसे पहला जरिया है, या सीखने की जो सबसे पहला स्टेप है, वो ये है कि क्या आप सीखने के मोड में हो। टीचर ने कुछ बोल दिया, वो सिर्फ इसलिए सुन लिया कि अगर नहीं सुनेंगे तो मैडम 2 पटाखे फेंक देंगी। होता है ना, होता है ना। अगर एक बार ध्यान दे दिया उस बात पे, क्या बताओ सही बोल रही हो सकता है ना, कि क्या पता सामने वाला टीचर सही बोल रहा हो, मगर हम वो चीज नहीं समझेंगे क्योंकि हम बच्चे हैं। दूसरा, जो आपके पास सबसे बड़ा सोर्स है सीखने का, जो अक्सर आप लोग डेली प्रैक्टिस भी करते हो, वो है आपकी बुक्स। और बुक्स कोई स्पेशल नहीं, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसी में सब कुछ है। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे रिलेट कर सकते हो आप। बेसिकली क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो अप्लाई नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 10th का या 11th का कोई बच्चा है, 11th का कोई बच्चा है, 11th का कोई भी नहीं है। आप 11th के, डरो नहीं, कोई बात नहीं, आप 11th के, आप 10th से होकर ही 11th में आए होंगे ना। आपने 10th में एसएसटी तो पढ़ी होगी, आपने पावर शेयरिंग के बाद एक चैप्टर पढ़ा होगा फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म की एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बड़ा देश किसको माना जाता है, बता सकते हैं? और क्या आप फेडरलिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उसकी टाइप क्या है? क्या वो फेडरल है, क्या वो यूनिटरी है, या क्वासी फेडरल है? मैं ये आपको बात एक बताऊंगा, क्योंकि आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई थी वो सारी उधर ही छुपी हुई। मैं इसमें टीचर्स का दोष मानता हूं कि हम लोग भी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं करते। पढ़ाना एक आसान काम नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बच्चे का पूरा करियर आपके हाथ में दे दिया जाता है, और अगर खाली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ा नहीं सकता। आप जब तक इस जिम्मेदारी को समझ के नहीं चलेंगे कि सामने वाले को मैंने फिल्टर करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, तब तक आप पढ़ा नहीं सकते। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। अपनी टीचिंग है, ये मेरा 7वां साल चल रहा है। मेरे ख्याल से 7 अगस्त को मेरे 7 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें मैं IAS वालों को भी पढ़ाता हूँ, 11th 12th को पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
और डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे क्लैट होता है, नीट होता है। नीट को मैं नहीं डील करता क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज का सेक्टर है, नीट को डील नहीं करता। जानता हूँ, नीट के बारे में जानता हूँ, बताऊंगा, पढ़ाता भी हूँ। ऑब्वियसली बात है, मैं शक्तिमान को हूँ तो सब कुछ जानता हूँ, है ना, समझाएगा। हमें सबसे पहले जो भी पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, 10th में पहुंचे, फेडरलिज्म पढ़ लिया, अमेरिका के बारे में पता ही नहीं, भाई सबसे बड़ी फेडरलिस्टिक स्टेट तो थी वही, सबसे बड़ी स्टेट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट शब्द जो है ये कई चीजों के लिए डिफाइन है, कई बार कंट्री के लिए, कई बार स्टेट के लिए, कई बार गवर्नमेंट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाएंगे, अगर क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस में चले जाएंगे तो वो स्टेट पर्टिकुलरली उसी को बोलते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन हो, जिसका ज्योग्राफिकल एरिया और टेरिटरी हो और सॉवरेनिटी हो। ये क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस की बात है, उस पर भी हम जाना नहीं। अब ये तो समझ आ गई। एक बात समझ लीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है जब तक आप उसको अप्लाइड करना नहीं जानते। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने पावर शेयरिंग पढ़ लिया, आपको नहीं पता श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल की लड़ाई हुई थी, तो आपकी पढ़ाई वेस्ट। आपने सिर्फ नंबर लिए, रिश्तेदार मिठाई का डब्बा लेके आए, खाते खाते बोले बेटा बहुत अच्छा आपका, बिल्कुल सही बात है, मगर आगे कुछ नहीं होता। क्यों? जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सब एनालिसिस के बेस पे क्लियर होते हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपके रटने से कभी भी क्लियर नहीं होने, वो वही क्लियर कर पाएगा जिसका एनालिटिकल ब्रेन होगा। एनालिटिकल ब्रेन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो रट्टा आपने मारा था उसका सवाल आ गया तो आपने जवाब दे दिया। अगर वो सवाल घुमा के भी पूछा आपको तब भी जवाब देना आना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, आप तुमने पहले ही बोल दिया था कि तुम बोर्ड नहीं हो रहे हो, हो या नो मुझे नहीं पता, अब आप अपने लिए बात समझ रहे हैं? अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। देखिए, अब मैं, क्योंकि क्या है कि जब भी सेमिनार शुरू करना होता है तो बड़ा कम टाइम होता है। हम यहाँ पे बैठे हुए, मैं भी किसी को नहीं जानता और आप मेरे को कोइंसिडेंटली आप इसलिए जानते क्योंकि मेरा नाम इंट्रोड्यूस करके गए थे। तो ये बड़ा कम टाइम होता है जिसमें मुझे अपनी सारी बातें कम्युनिकेट करनी होती है। मगर कम्युनिकेशन का एक बेसिक मेथड ये है कि पहले हमारी फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए। ऐसे ही मैं किसी के अंदर भी ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अब थोड़ा शुरू से शुरुआत करें। आप लोग एक चीज को ध्यान में रखें, खासकर ये जो 9th 10th के बच्चे हैं बैठे हैं, जैसे कि कैमरे में, कोशिश कीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी से आप थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्वॉल्व होना शुरू होंगे आपको कहीं ना कहीं आटे और दाल का भाव पता चल जाएगा। मैं तो टीचर्स को भी बोलूंगा कि आप भी देख लें, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, जो देख रहे हैं उनको पता होगा, ये मान के चलिए। एग्जाम्पल के तौर पे 2 साल पहले, 3-4 साल पहले मैं 9th 10th के बेसिस पे एक एग्जाम होता था, NTSC, पता नहीं आप इसको जानता ही नहीं जानता, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, जिसको जब आप क्लियर करते हैं तो सरकार आपको एक स्कॉलरशिप देती है और एक सर्टिफिकेट देती है, जिसके बेसिस पे कहीं आपको कॉलेज में प्रेफरेंस दी जाती है, NTSC और प्रायोरिटी। अब ये जो NTSC है ये टोटल 10th के बेसिस पे, 9th 10th का सिलेबस आता है इसमें, तो 10th में आपका एग्जाम होगा, जो कि मैंने आपको बोला धरना शुरू किया स्कॉलरशिप। अब 10th आपने क्लियर कर दी। एक बात याद रखिए कि 10th को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, मार्क्स लाने के लिए अप्लाई कर जब आप 10th की SST पढ़ेंगे अच्छे से, साइंस पढ़ेंगे अच्छे से, मैथ पढ़ेंगे अच्छे से, आपको ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपने करना क्या है। अगर आपका इंक्लिनेशन SST की तरफ जा रहा है, याद रखिए जो भी बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है उसके लिए SST 8 से ही शुरू कर दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, मेरे लिए कई बार क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को PG के बच्चे को 9th की कॉन्सेप्ट सुनाने पड़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी हो गई होती है, फिर उसको मेरे को मोनालिटी समझानी पड़ती है, जो कि आपकी 9th 10th में ही होता है। मेरे को उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पे बताना पड़ता है, थोड़ा समझा रही, मेरे को थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी बतानी पड़ती है, फ्यूडलिज्म बताना पड़ता है। तो 9th 10th से उसकी
जो रेस है वो शुरू हो जाएगी जो IAS के लिए जाना चाहता है। कोइंसिडेंटली 9-10 से उसकी भी रेस शुरू हो जाएगी जो नीट और JEE मेंस के लिए जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि साइंस भी वहां से बेसिक शुरू हो जाएगा आपका। अब जब 10th आप क्रॉस करेंगे तो अगर आपने ध्यान से अपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट 11th-12th को उसी हिसाब से लेंगे, ठीक? किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं लेंगे, खुद से लेंगे तो बेटर रहेगा। अब 11th-12th में एक नया एग्जाम आया, बोर्ड को रहने दीजिए, मैं बताता चलूंगा। अब 11th-12th में एक नया एग्जाम आया, जिसको 12th के बाद एक नया एग्जाम आया जिसको हम बोलते हैं CUET। हाल ही में साल 2 साल में ये एग्जाम हो गया। CUET में एक चीज याद रखिए, जो नया सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो काट दी गई है। जो सिलेबस CUET का है और जो सिलेबस आपके एकेडमिक्स का है, एकेडमिक्स में बहुत सारी चीजें काट दी गई है। वो CUET के सिलेबस में है बट एकेडमिक्स से काट दी गई है। एक बात मेरी याद रखिए कि जब आप 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, जो 2-4 चैप्टर काट दिए गए हैं एकेडमिक्स से, कोशिश कीजिए कि वो पढ़ लीजिए। जब आप लोग रात भर बैठ के 4-4 घंटे ऑनलाइन गेमें खेल सकते हो तो एक चैप्टर को पढ़ने में आपका क्या जाता है? उसका पढ़ने का कारण क्या है ये मैं बता देता हूं आपको। उनका रिलेशन 12th में जब आप पहुंचेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो अब सिलेबस आया वो शुरू हो रहा है बाइपोलैरिटी ऑफ वर्ल्ड से, ठीक है? यानी कि जब वर्ल्ड विश्व जो है 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन उससे ठीक पहले एक चैप्टर है कोल्ड वार जो काट दिए गए। कोल्ड वार को पढ़े बगैर बाइपोलैरिटी का कोई मतलब नहीं है। जैसे फेडरलिज्म, 10th की बात कर रहा हूं, फेडरलिज्म की तब तक कोई समझ नहीं है जब तक आप पावर शेयरिंग नहीं कर पाओ। जब तक 10th में पावर शेयरिंग नहीं पढ़ोगे फेडरलिज्म को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे बताया गया प्रॉपर्ली कि पावर शेयर होनी चाहिए, नहीं तो जो डाइवर्स कंट्री है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसीलिए पावर को डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है, ठीक है? जब आप 11th और 12th का जो सिलेबस है एकेडमिक्स का, आप उसको नीट के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, आपको CUET का अलग से प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर साल 11th-12th का बैच देता हूँ, मेरा अपना बैच चलता है, उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा CUET वगैरह नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही वही है। जब सिलेबस ही वही है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो दिक्कत क्या है? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपको 11th-12th का CUET के हिसाब से एकेडमिक्स को तैयार करो, ठीक है? अब मैं कुछ एग्जाम्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। देखिए 12th के बाद बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अब मैं एक एक करके एग्जाम बताऊंगा और उसके बारे में बताता जाऊंगा। एक एग्जाम होता है नीट, 720 नंबर का पेपर है, 360 नंबर की बायो है, 180 नंबर की केमिस्ट्री है और 180 नंबर की ही फिजिक्स है। अगर आप 360 मार्क्स बायो के जो है, अगर आप उसमें 330 तक ले लें और बाकी बचे हुए 360 में से जब 300 क्रॉस कर जाए, 630 या 640 ले जाए, तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो एग्जाम। उस एग्जाम को क्रैक करने का भी जो तरीका है वो यही है कि भाई आपको 9, 10 से अपने 12 तक के जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। समझ आ रही है? आपको सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना, थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। खाली किताबों तक रहोगे तो उसमें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम खाली आपकी बुक्स का डील नहीं करता। आप सिविल सर्विसेज के लिए चले जाइए, सिविल सर्विसेज का कोई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं। जैसे नीट का डिफाइंड सिलेबस है कि भाई ये तेरे चैप्टर इतने में से आ जाएगा, सिविल सर्विसेज का कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है, वास्ट है, इसीलिए उसको बाहर जाना पढ़ना पड़ता है।
आप जब नीट की तैयारी करें उसको 10th से ही इस तरीके से चलें कि आप टाइम 10th एंड 12th में अपने बेसिक्स क्लियर कर लें और आसानी से नीट आपका क्रैक हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की जो है वो ये है कि आपके बेसिक्स नहीं होते। बेसिक्स ना होने की वजह से कॉम्पिटिटिव क्लियर नहीं होता, और ये प्रॉब्लम हर जगह, या आईएएस में भी है। अगर कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा बच्चा है जिसने नॉन मेडिकल रखा होता है, उसने ग्रेजुएशन की साइंस में की होगी, जब वो आईएएस के लिए जाता है, जब प्रिपरेशन शुरू करता है, शुरुआती दौर में तो हौसले बुलंद होते हैं, उसमें मोटिवेटेड होता है, आता नहीं है, वो जवान फिल्म का शाहरुख खान होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यशवंत लोहार का नाना पाटेकर बन जाता है। तो क्योंकि मोटिवेशन जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, रीजन बेसिक्स क्लियर नहीं होती। और दूसरी बात आप सबको एक बात मैं बता दूं, आपको यूट्यूब पे डिपेंड होने की जो आदत पड़ चुकी है उसको खत्म करो। जो भी बंदा 99% यूट्यूब पे आ चुका है, डिपेंडेंट हो चुका है, वो अपने एनालिटिकल माइंड को मार रहा है, ये इनको मैं बता रहा हूँ। आपको किसी भी चीज का सवाल चाहिए, आप फटाफट गूगल या यूट्यूब कर लेते हो, है ना, उससे आपको जवाब मिल जाता है। सवाल ये है, सपोज कर लो कल को गूगल और यूट्यूब गायब हो जाता है, क्या करोगे? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपकी ब्रेन की एनालिटिकल स्ट्रेंथ थी, आपने उसको खुद मार दिया। किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने से पहले 2 मिनट खुद सुनो, उसके बाद अगर देखना पड़े क्या करें, 2 मिनट अपने माइंड का एनालिसिस बढ़ाओ। जरूरी बात, किसी को कुछ पूछना अभी तक फिर आगे कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई भी टीचर से कुछ नहीं, चले आगे। ग्लास में लगी मैं तो पानी पी लो, चले आगे। 12th के बेसिस पे एक एग्जाम आता है नीट। अब आर्ट्स वालों को बताओ, एक एग्जाम आता है क्लैट, लॉ के एंट्रेंस का एग्जाम है। सिलेबस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, मैथ 6 से लेकर 12th तक का, रीजनिंग और करंट अफेयर, और एक लीगल स्टडीज का एक सब्जेक्ट आता है। तो तैयारी कैसे करनी है? 11th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है 11th में, उसको आप इंडियन पॉलिटी जो यूपीएससी में पढ़ाते हैं वहां से पढ़ें। मैं 11th के बच्चों को यूपीएससी की ही बुक पढ़ाता हूँ, उसको लक्ष्मीकांत कहते हैं, उसको यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। रीजन बिंग ये होता है 11th की और जो यूपीएससी में हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ाते हैं, उसका बहुत सारा कंपोनेंट एक दूसरे से मिलता है। बेसिक्स क्लियर करवाने के लिए ही मैं वो पढ़ाता हूँ। उसके बाद आप ह्यूमैनिटीज आईआईटी में भी कर सकते हैं। अभी बड़ी बात है, किसी को पता ही नहीं होती कि आईआईटी में ग्रेजुएशन भी होती है। एक एग्जाम होता है HSSC, जिसमें 4 चीजें आती हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। अगर आप ये दे दें तो आप ग्रेजुएशन जो है वो आईआईटी मद्रास में बीए जाके वहां से कर सकते हैं। 12th बेसिस पे होता है, क्लियर। अब एनडीए का भी एक एग्जाम आता है, आप 12th बेसिस पे वो भी दे सकते हैं, सिलेबस सेम है, और उसमें ये होगा जो आपकी होगी फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, जीके होगा, इसके बेसिस पे आपका एग्जाम क्रैक होगा। अब अगर 12th में आप ये एग्जाम नहीं देते, अगर आप 12th में एग्जाम नहीं देते, अब आप आगे जाना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन में एंटर करता है। ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे एग्जाम है, एक एसएससी करके एक संस्था है जो बहुत सारे एग्जाम जो है दिलवाती है, जिसमें सब इंस्पेक्टर ऑफ फाइनेंस है, जिसमें सीपीआई के होते हैं, विजिलेंस होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप उसको देख सकते हैं। उसका सिलेबस भी सेम है, जीके है, इंग्लिश है, मैथ है। आप मैक्सिमम साइंसेस के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो अलग है, ह्यूमैनिटीज के जो एग्जाम्स हैं वो अलग है। मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम जो मिनिमम ग्रेजुएशन के बेसिस पे होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उनका सिलेबस सेम है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम तैयारी लेट करते हैं, हम कुंभकर्ण की तरह जाते हैं, तब तक जो होता है टाइमिंग हो जाता है।
आपको ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी भी चीज की तैयारी करनी है तो वो आपको फर्स्ट ईयर से ही करनी पड़ेगी। मेरे पास जितने भी सिविल सर्विसेज के बच्चे आते हैं, मैं मैक्सिमम बच्चे मुझे जिनको मैंने पढ़ा दिया वो फर्स्ट ईयर से ही बैठे हैं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि जब आप ग्रेजुएशन खत्म कर दो, पीजी खत्म कर दो, उसके बाद शुरू हो जाए, है ना? क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बढ़ा है। सिविल सर्विसेज का अगर मैं आपको एक रैंडम डाटा दूं, 10 से 13 लाख के बीच में फॉर्म लगता है हर साल, यानी कि रैंडम लगा लो 11 लाख, जिसमें से प्रीलिम्स देने के लिए मेरे को लगता है 5 से 6 लाख लोग जाते हैं, जिसमें फिर अदर जो क्लियर करते हैं उनका कट जाता है, उनका नहीं क्लियर होता उनका कट जाता है, फिर मेन में जाते हैं, मुख्य परीक्षा में जाते हैं। अब जो इसमें मेन बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोग इसको फर्स्ट ईयर से ही तैयार करना शुरू करें, या फिर सवाल है कि तैयारी कैसे की है। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स होंगे, अब अगर आप आईएएस के लिए जा रहे हैं वो ध्यान से रखें। देखिए आईएएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल के लिए, एक जीएस है, एक सीसैट है और एक ऑप्शनल है। सीसैट थोड़ी रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, नॉर्मल है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसमें आपको करना है। फिर जनरल स्टडीज आ जाता है। जनरल स्टडीज में आपका पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है और साइंस एंड टेक भी है। इसमें 4 सब्जेक्ट जो है बड़े मेन है, कौन सा? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ग्रेजुएशन के बेस पे जब आप सिविल्स को देना चाहेंगे, आप उसकी कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट ईयर से उसकी तैयारी करें। उसके बाद अगर आप आईएएस नहीं करना चाहते, अगर कोई बंदा है जिसका शौक है कि मैं मेरे को प्रोफेसर बनना है, जैसे मेरा भी एक शौक है, मेरे को टीचिंग का शौक है, फिलहाल मैं तो पढ़ाई रहा हूँ, मेरा शौक था कि मैं एक AP बनूँ, है ना? बड़े लोगों का शौक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। आप ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन में से ही एक सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नेट या जेआरएफ का एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो शायद दे लेते हैं बाहर विदाउट नेट और जेआरएफ अभी तक, लेकिन जहाँ तक मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है, पॉसिबिलिटी है कि अगले साल में प्राइवेट कॉलेजेस को ही नेट क्वालिफाइड बच्चा ही देना पड़ेगा, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी तक नहीं है, मेरे को लग रहा है। तो आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दीजिए। नेट जेआरएफ के एग्जाम में वही आपको चीज आएगी जो सब्जेक्ट आपने रखा होगा, एक वो आएगा और एक प्री का पेपर आता है, वही जो मैं जीएस वाला जो पेपर होता है, ठीक है? आप वो करके पीएचडी भी कर सकते हैं, आप डॉक्टरेट में भी जा सकते हैं। मेरे संदर्भ में जितने भी करियर के रिलेटेड चीजें थी, कुछ चीजें छूट गई होंगी, मैक्सिमम चीजें मैं आपको बता दूँ जितना मैं चाहता हूँ। अब आप में से कोई अगर कुछ सवाल पूछना चाहता है, एक एक करके हाथ खड़ा करके पूछ सकते, और अभी सवाल पूछ लो, बात नहीं कर जाके एक दूसरे से पूछते रहो, कोई फायदा नहीं। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं है? जोर से। जर्नी ऑफ एसएसबी की मतलब क्या पूछना क्या चाहते हैं? अच्छा, आर्मी की बात करना चाहते हैं। देखिए, आर्मी के बारे में मुझे आर्मी का शौक था। मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे भागेंगे, दौड़ेंगे, गोली चलाने को मिलेगी, एक्सरसाइज मिलेगा और खाना भी मुफ्त में मिलेगा। तो क्योंकि मेरा शौक है पढ़ना पढ़ाना, तीसरा मैं बता रहा हूँ, मुझे खाने का बड़ा शौक है। तो जब मेरे को किसी ने बताया कि उधर खाना फ्री में मिलता है, तो उधर से मेरा इंटरेस्ट जनरेट हो गया। मैं क्योंकि मेरे बेसिक्स काफ़ी वीक थे, तो मैं कभी भी सीडीएस के थ्रू क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। सीडीएस में आपका 6 से 10 तक का मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है और आपका जीके होता है। बेसिक्स काफ़ी वीक थे, तो सीडीएस के साथ में काफ़ी झूझा, लेकिन बनानी बात नहीं। एक और एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी, टीए बोलते हैं।
तो टीए से मेरा पहली बार क्वालिफाई हुआ। टीए में जब भी आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सीधा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बट पहले आप नॉर्दर्न कमांड में जाएंगे, उधमपुर में मेरे को बुलाया गया। तो मेरे को 3-4 बार उधर ही बुलाया गया, उससे आगे की स्टेज नहीं है। रीज़न ये था, मेरा जो नेचर था वो शायद इंटरव्यू वालों को पसंद नहीं आता था, तो वो इंटरव्यू से ही मेरा स्वागत और अच्छे से करते थे। मुझे बोलते थे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, हम आपको बड़ी जल्दी बुलाएंगे। जब भी आपको कोई ये बोल देना कि आपको कॉल आएगी, आपको बड़ी जल्दी बुलाएंगे, समझ लेना आपको कभी नहीं बुलाएंगे। मेरा तजुर्बा ऐसा होता था। मैं इंटरव्यू में गया तो इंटरव्यू में क्वेश्चन किए गए, काफ़ी अच्छे से किए गए, वो किसी भी लेवल पे जाके पूछ सकते हैं। लाइक उनका जो बेसिक इंटेंशन होता है जानने का, वो ये होता है कि जो आर्मी का इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि क्या ये कमांड फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अब मेरे को लगता है बेसिक पर्सनैलिटी ऐसी थी कि शायद उन्होंने माफ किया था ये कमांड को फॉलो नहीं करे, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था। उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आप आर्मी जैसे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने, कई लोग जाते हैं अजीब से सवाल देते हैं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे से पहले एक डेंटिस्ट गया था, उसने बोला मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोल दिया जो बाहर झाड़ू मारा वो भी देश की सेवा करा। मेरे से जब पूछा गया तो मैंने सीधा ही बोल दिया सैलरी बड़ी अच्छी है और खाने को भी फ्री में मिलेगा। ब्रिगेडियर कहता इसीलिए आ रहा हूँ, मैं कहा इसीलिए आ रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन बोली कि अगर मैं सैलरी कम कर दूँ फिर आप आओगे। ये बड़ा टेक्नोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई अगर मैं सैलरी, आप कह रहे हो सैलरी के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि सैलरी अभी भी मेरे को लगता है अगर ऑफिसर रैंक पे आप जाएंगे ₹1,00,000 तक तो इसकी स्टार्टिंग में लग ही जाती है। तो कहते हैं सैलरी अगर मैं कम कर दूँ आप तो आप आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। कहते क्यों? मैंने कहा खाना तो फिर भी फ्री है। कहते सैलरी हम आधी कर देंगे। मैंने कहा मैं एडजस्ट कर लूँगा। कहते वो कैसे करोगे? मैं कहा ना मेरे को कोई यार ना मुझे कोई ज़्यादा कपड़े का शौक है और आर्मी में रहूँगा, वैसे भी मैंने वर्दी नहीं रहना, जिनको में रहना वो तुम्हारा उसमें क्या। फाइनली वहाँ पे एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर बैठे थे, तो उन्होंने बोला आपकी हॉबी क्या? मैंने कहा मेरी हॉबी मिमिक्री करना, मेरी आदतें ट्रैकिंग है, राइडिंग है, मैं ट्रैक करता हूँ, राइड करता हूँ, बाइक राइड करता हूँ। लास्ट टाइम मैं ले गया था बाइक पे और एक मिमिक्री की है। तो उन्होंने बोला कि किसी की करके दिखाओ। तो मैंने कहा सर जब से मैं आऊँ मेरा तो जो इंटरेक्शन है वो वही आपसे है, तो अगर आप इजाज़त दें तो आपकी कर दूँ। उस पर ब्रिगेडियर साहब थोड़े अफेंड हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं आप पास हो चुके हैं, आपको कॉल आ जाएगा। तो मैं समझ गया था वो कॉल कभी नहीं आएगा। एनी हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। ज़िंदगी में मेरा ये मानना है कि डेस्टिनी का एक पार्ट होता है आपकी लाइफ में जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका हार्डवर्क जो होता है वो 50% का होता है और डेस्टिनी जो होती है वो 50% की होती है। मगर उस डेस्टिनी के 50% के बगैर हार्डवर्क भी किसी काम का नहीं होता। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा अंबानी के घर पैदा हुआ, एक बच्चा किसी साइकिल वाले के घर पैदा हुआ। अब किसी के पैदा होने में उसका कौन सा हार्डवर्क? डेस्टिनी है। अब अंबानी के बच्चे को जितना एफर्ट लगाना है उसको उतना एफर्ट नहीं लगाना है जितना एक साइकिल वाले के बच्चे को लगाना है। उसमें पॉजिटिव चीज़ भी है। मेरा पर्सनली मानना है कि कोयला और हीरा, इनका जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन है, मगर कोयले को हीरा बनने के लिए उस पर प्रेशर अप्लाइड होता है। तो किसी को भी अगर हीरा बनना है तो उस पर प्रेशर अप्लाइड होगा और उसको गरीब के घर में ही पैदा होना पड़ेगा। अंबानी का बेटा जितना मर्जी जोर लगा ले, ये टैग उसके साथ हमेशा रहेगा कि भाई साहब आप जहाँ पे पैदा हो गए वहाँ पे कोई भी ग्रो कर सकते हैं। फिर तीसरी बात जो मैं अक्सर अपनी ज़िंदगी से जो मैंने सीखा है वो ये है कि इस दुनिया में हर कोई अपना अपना सफ़र सिलेक्ट करता है। सपोज कर लीजिए कि हर किसी को यहाँ से जानीपुर जाना है, सफ़र है, हमारा एम है जानीपुर जाना। लेकिन मुझे पर्सनली ये बिलीव होता है कि कोई भी बंदा जानीपुर नहीं पहुँचता, वो गांधीनगर पहुँच जाता है। मेरा मानना है कि आप जो भी अपने लिए एम सेलेक्ट करें आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं बच्चों को भी बोल रहा हूँ, आप दूसरी जगह पहुँच जाते हो। आप सपोज करो आप पहुँच गए रूपनगर, अब फिर आपका जिंदगी को देखने का नजरिया है, या तो आप जिंदगी भर ये सोच कर रोते हो कि आप जानीपुर जाना था, कहाँ रूपनगर फंस गए, या फिर आप ये सोचो कि रूपनगर की इतनी बुरी जगह नहीं थी। तो मेरा पर्सनली मानना है, मैं तो रूपनगर में ही हूँ, तो रूपनगर इतना बुरा नहीं है, ये मेरा मानना है। तो बाकी ठीक है, आपकी लाइफ में जो होता है डेस्टिनी काफ़ी रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा प्ले करती है। मैं तो डेस्टिनी का बिलीवर हूँ। उसका रीज़न है कि देखिए सीधी सी बात है, अगर ज़िंदगी को आप इस बॉटल की तरह ले लें
आपने अक्सर सुना होगा कि भाई जिंदगी के दोनों सिरे हमारे हाथ में नहीं हो, ये सारे बोलते हैं। फर्ज कर लीजिए ये अगर लाइफ का वो पॉइंट है जहाँ पे हम पैदा हो, हम कहाँ पैदा होंगे, हम किस जेंडर में पैदा होंगे, किस कास्ट में पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे और किन हालातों में पैदा होंगे, वो हमारे हाथ में नहीं होगा। दूसरा सिरा ये है, हम कहाँ मरेंगे, किस वजह से मरेंगे, किन हालातों में मरेंगे और किस बीमारी से मरेंगे, वो भी हमारे हाथ में नहीं। तो जब ये दोनों ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो लाइफ भी हमारे हाथ में नहीं है। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है। मेरा ये भी मानना है कि हार्डवर्क जो है, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि हार्डवर्क भी डेस्टिनी करवाती है। आपने देखा होगा अक्सर हम खड़े होते हैं, पीछे से कुत्ता आ जाता है, हमें भागना पड़ता है, अगर नहीं भागोगे तो काटेगा। तो डेस्टिनी आपके लिए ऐसा प्लान करती है, बेटा आप तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसी तरीके से जिंदगी में हर इंसान भागता है। तो हर किसी के पीछे कुदरत ने एक छोटा सा कुत्ता रखा हुआ, जब मौका आने पर उसको छोड़ देता है। ये मेरी अपनी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है डेमोक्रेटिक में, मेरा अपना ओपिनियन है, ये डेस्टिनी। तो सिविल सर्विस एसएसबी की जर्नी मेरी ऐसी है, ठीक है, जर्नी वो भी अच्छी थी, मैंने कहा ना वो जाने मिलता है ये रुक में है ना। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। और किसी का कोई सवाल, बच्चों में से कोई कुछ नहीं पूछ रहा, बोर हो गए हो, जबरदस्ती तो नहीं लाए गए हो, ऐसा क्यों फील हो रहा? आप में से किसी ने भी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, जरूरी नहीं है करियर के रिलेटेड पूछना हो। सुन लो मेरी बात, आप में से किसी को भी करियर से नहीं पूछना, नहीं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, मैं एज साइकोलॉजिस्ट भी काम करता हूँ, मैं करियर काउंसलिंग के साथ मेंटल काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं मेंटल काउंसलिंग भी करता हूँ। मेरा खुद का पेज है यूट्यूब पे, जनरल स्टडीज बाय मोहित, आप जाके देख सकते हो। किसी को कोई ऐसी चीज़ पूछनी है जो उसको तंग करती है, वो मेरे से पूछ सकते हो। पूछिए, क्या नाम है आपका बच्चे? मेरे को नाम सुनाई नहीं दे रहा, मैं उधर बताइए क्या नाम है आपका? समझ गया मुझे, पूछे। हाँ जी, ओके, एक बात बताता हूँ, शुक्र है कि तुमने पूछ लिया, मैं तो घर जाके इस सोच का तुमने 10 किलोमीटर का पहाड़ बना देना, क्योंकि जिस हिसाब से आप बोल रहे हो मैं इधर से पता कर सकता हूँ कि तेरे को ओवर थिंकिंग की आदत है कि नहीं। वो ऑलरेडी बड़े स्ट्रेस में है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था घर वालों का काम होता क्या ना, उसमें नहीं जाना। मैं बताता हूँ कॉमर्स की बात उसने की नहीं, मैं दिखे, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मैं तभी बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी का कोई सवाल हो तो पूछे, आप मेरे को देखते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। कॉमर्स में ये आपका स्कोप है। पहली बात जो मैंने बात आर्ट्स के एग्जाम्स के लिए की थी, ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम की थी, वो कॉमर्स वाला भी दे सकता है, ठीक है। सीए का एग्जाम होता है, आप सीए का एग्जाम दे सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं। आपको एक एग्जाम बताता हूँ जिसको पता ही नहीं है, तो कॉमर्स इतना बड़ा एग्जाम है आपको पता ही नहीं होगा, एक्चुअल साइंस। सुना है कभी इस बारे में? सुना है? फिर भी डरी हुई है। अच्छा ये उनमें से है, बेसिकली क्या है, हमारे में एक और कैटेगरी है जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया। ये वो कैटेगरी है जो अक्सर परेशान रहते हैं, और जिस दिन ये परेशान ना हो उस दिन सोचते हैं परेशान क्यों नहीं है। एक्चुअल साइंस का जो कोर्स है, अगर आप उसके बारे में जानते हो, मेरे यूट्यूब पे उसका वीडियो भी है, उससे हाईएस्ट पेड इस टाइम कोई भी जॉब नहीं है। आपको पता है इस बात? मार्केट में मार्केट एनालिसिस का सबसे वर्ती कोर्स है। आप सीए कर सकते हैं, आप बीकॉम के बाद एमकॉम के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। आपकी जब ग्रेजुएशन खत्म होगी, आप ग्रेजुएशन बेस पे जितने एग्जाम मैंने भी बताए वो सारे आप दे सकते हैं। मैंने खाली बीकॉम चुना नहीं, और मुझे पता नहीं थी कि इतनी बड़ी हस्ती भी हमारे बीच में बैठी हुई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। अब थोड़ा रिलीफ हुआ, ऐसा नहीं है घर वाले बोलते रहेंगे, उनको कोई काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। एमकॉम के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, मैम से पूछो आप आरती का दे सकते हो, आप केएस दे सकते हो, आप आईएएस दे सकते हो,
आप PhD में जा सकते हो, आप SSC का दे सकते हो, किस तरह इवन कि आपको तो ज़्यादा फायदा है। बेसिकली टाइम कम है, इसलिए मैं कंपोनेंट भी कौन कौन से बता सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी शब्दों से ऐसा लग रहा है कि फंसी है। अब मैं भी इसलिए थोड़ा उसको बंद कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा क्या है कि जब से पानी में बोतल भर जाए मैं ऊपर फेंकना नहीं, गिरता जाता। आप बच्चे क्लियर है देखो, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर है, फोन नंबर मैं देके जाता हूँ, लिख लीजिए अगर किसी को लिखना। आप किसी और का क्वेश्चन आता है, किसी और का कोई सवाल है तो पूछिए। आप में से कोई भी, आप तीनों चाहोगे आप शेयर रखते हो, एक दो तीन, आप अपनी नर्सिंग में भी सुन रहे हैं, सवाल है आप बेटा कहाँ से आप हाँ क्या नहीं, जहाँ से कहाँ से उनको कैंसिल हुआ। आप में से कोई ले कपिल में से कोई बच्चा क्या कोई आप हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का दूसरा कोई आपके आगे वाली लड़की भाई सोच ले, डरना नहीं है, मैं डरावना दिख रहा हूँ तो नहीं पूछ ले। हाँ ठीक ओके, IAS की तैयारी करने में क्या क्या करना चाहिए? आप तो पहली, आप कौन सी क्लास में? 11th में सब्जेक्ट नॉन मेडिकल ह्यूमैनिटीज है, क्या क्या सब्जेक्ट है बेटा आपका? ओके, पॉपैड को आपको किसने बोला पॉपैड लेने के लिए? देखो एक चीज याद रखो, अब आपको किसी टीचर ने बोला तो उनकी बात तो काटूंगा नहीं। एक बात याद रखो कि अगर आप 11th में हो तो कम से कम कोशिश करो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट रखने बता दें। अब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि ऑप्शनल रखने की समझ आप में तब तक नहीं आ सकती जब तक आपको GS के बारे में कुछ ना पता हो। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो आप तब जानेंगे ना जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का भी जो है रिलेशन है, अगर कोशिश अभी भी हो तो कम से कम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट में से 1 2 रख लो, 2 या 3, उसको डिटेल में पढ़ना शुरू करो, न्यूज पेपर में पढ़ना शुरू करो, ठीक है? तो उससे आप वहाँ बूस्ट मिलेगा, अप्लाइड तरीके से पढ़ना शुरू करो। कोशिश ये करो कि जो पॉलिटिकल साइंस आपकी 11th उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसको लकड़ी कॉन्सेप्ट करो। ये बात किसी और से मत कहना तो आप बोलेंगे पागलों के लिए। रीजन ये है कि टीचरों को पढ़ाना नहीं आता, इसलिए बोलते हैं बेवकूफ है। मगर अगर कोई चाहे तो वो 11th के बच्चे को पढ़ा सकता है। मैं ये बात विश्वास से इसलिए कह रहा हूँ, मैं बच्चे को पढ़ाऊँ और मेरा बच्चा हर साल स्कोर करता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक बात याद रखिए कि आपको किसी भी एम को अचीव करने के लिए भगवान नहीं बनना, आप इंसान रहने के लिए अचीव कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है? लोग कहते हैं जी 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, झूठ है, बकवास है। आप दिन में टोटल 6 से 7 घंटे पढ़े, स्कूल का टाइम मिला के अक्सर 4 से 5 घंटे पढ़े। बट एक बात याद रखिए, उस पढ़ाई में आप पर्टिकुलर प्रेजेंट होने चाहिए किताबों के साथ। किताबों में रहने के लिए आप 2 सवाल अपने आपसे करते रहिए, आप कहाँ पे हैं और आप क्या कर रहे हैं। जब आप ये सवाल अपने से करेंगे, सवाल आज जवाब आएगा, मैं घर में और मैं पढ़ रही हूँ, आपका उधर एकदम से फोकस हो जाएगा। दूसरा, कोशिश कीजिए मेडिटेशन करने की, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं आपके लिए बच्चे एक प्रॉब्लम बन जाएगी, आप सोसाइटी को फेस नहीं कर पाओगे एक टाइम पे आने के बाद, क्योंकि आपकी बातों से मुझे डर दिखाई दे रहा है। डरना बंद कर दो, नहीं तो लोग आपको और डराएंगे। जब तक तू डरेगी लोग तेरे को डराएंगे, समझ रही बात? जब डरना बंद कर देगी ना, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह चला रहा है ज्यादा, उसको बंद कर दो, डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण वो है। दूसरा, लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दो, आप अपने काम पे लो, ठीक है? उससे ऑटोमेटिकली आप कोशिश करो कि पॉजिटिव लोगों के बीच में रहने की, है ना? हमारे एक्शंस जो होते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस से आते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो सराउंडिंग से आता है। मतलब ये है
कि अगर हम चोरों के बीच में रहेंगे हम भी चोर बन जाएंगे, डॉक्टर्स के बीच में रहेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। कोशिश ये करो कि अपनी सोसाइटी पॉजिटिव रखो। याद रखना, सोसाइटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी। आप एक दोस्त बनाओ, लेकिन वो एक ही दोस्त काम ना हो। 10 घरों के साथ यारी लगाने से अच्छा है एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ यारी लगाना। किसी और का कोई सवाल? ये कार्टून नेटवर्क आपका नाम क्या है? आप कौन से स्कूल से? अच्छा, आपके मैम कोई है या? अच्छा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं? किसी और आप पूछिए। नहीं, सबसे बेवकूफ वाले लोग हैं वो जो आईएएस के लिए जा रहे हैं और 12th का बैक कर रहे हैं। 11th 12th जो मैथमेटिक्स है वो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, आईएएस में नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस का पेपर तैयार कर रहे हो, साइंटिफिक मैथमेटिक्स कॉमर्स के लिए, ठीक है, पर उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो ये सबसे ये मेरे को लग रहा है स्टोरी का मुझे नहीं पता चल रहा। ये फिल्म रिलीज ना हुई और किसी की मुझे पता ही नहीं चल रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईएएस में जाना है, आर्मी में जाना है, वो उनको जबरदस्ती 11th 12th में मैथमेटिक्स में दिया जा रहा है, लेकिन इतनी वो आना ही नहीं है। उसमें मैथ्स हमें शिक्षण लेना चाहता है, कोई जरूरी नहीं, क्यों बोल रहे हैं? मतलब वो उन सब्जेक्ट को माइनस कर देते। अगर आर्ट्स में लेना आपको कौन सब्जेक्ट, अगर आप आर्ट्स रखोगे वो सब्जेक्ट आप डिलीट कर देते हो, आपको ऑटोमेटिकली आर्ट्स में परसेंटेज अच्छी आ जाएगी। अब देखिए परसेंटेज मैटर नहीं करता, पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है तो भाई मेरे ट्वेल्थ में क्या है, वो पंगे नहीं ले रहे। आप डोगरी समझ रहे हैं, डोगरी में कहावत जेड़े बुलावा जाना नहीं, मोर ना लेना जाना ही नहीं है वहाँ। तो माँ बाप कोई रिश्तेदारों से पूछ के आते हैं, वो बोलते हैं मैथ सिखा दे, बड़ा स्कोप है। मैथ का कैसे स्कोप तो कोर्स का, मैथ का मैथ ना समझ के आते हैं, स्कोप है अलग। मैथ का कोई ऐसे नहीं होता, मैथ का जेई मेन में स्कोप है, ठीक है। अगर आप वैसे एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस को